बच्चों बच्चों आज हम वसंत का रिवीजन करेंगे। कक्षा 8 वसंत का रिवीजन हम करेंगे आज लेसन 1 और लेसन 2 का। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके पहले पाठ का नाम है ध्वनि। यह एक कविता है और इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इस कविता को हम एक बार पढ़ चुके हैं और एक बार रिवाइज करते हैं कि जैसे पहला पद दिया गया है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कहने का तात्पर्य कि कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे वन में मृदुल वसंत अभी अभी आया है। यानी कहने का तात्पर्य कि अभी अभी मेरे मन में बहुत सारे अच्छे कर्म करने की बात आई है, उत्साह जगा है, मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं। यानी मेरे मन का उत्साह अभी कम नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। इसलिए मैं अच्छे कार्य करता रहूँगा, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। जब बच्चों वसंत आता है ना, तो वसंत जो आता है तो वसंत शुरुआत होती है, पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, उससे एक तरीके की प्राकृतिक सुंदरता की शुरुआत होती है वो। तो अगर वसंत की शुरुआत है तो वहाँ से समापन कहाँ से हो जाएगा उसका, वो तो अभी शुरुआत है। और वसंत में क्या क्या होता है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अभी हरे हरे पत्ते होते हैं वसंत में, डालियाँ कलियाँ कोमल गात यानी कोमल शरीर होते हैं पौधों के। और फिर कभी कहता है कि मैं अपना स्वप्न रूपी कोमल हाथ इन पर निद्रित कलियों पर फेरूंगा और इनको जगा दूंगा। और कैसे जगाऊंगा इनको, एक मनोहारी उषा में, यानी एक सुंदर सुबह में, ऐसी सुबह जो मनोहर हो, मन को अच्छी लगने वाली सुबह हो। भाव ये है बच्चों इसका कि जो लोग अलसाए हुए हैं, सोए हुए हैं, अकर्मण्य हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो उनको मैं अपने गीतों के द्वारा उनको प्रेरित कर दूंगा, ये उनका मतलब है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, यानी प्रत्येक फूल से मैं उनकी जो निद्रा रूपी आलस्य है वो खींच लूँगा मैं। कभी कहता है कि मैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा। अर्थात अगर प्रश्न किया जाए कि कवि कहाँ से तंद्रालस खींचना चाहता है, तो पुष्प पुष्प से खींचना चाहता है। और कवि किस चीज़ से उनको सींचना चाहता है उन पुष्पों को, तो अपने नवजीवन के अमृत से सहर्ष उन पुष्पों को सींचना चाहता है। अब द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वो मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कभी फिर द्वार दिखाने की बात करता है, किसको, उन्हीं पुष्पों को, हरे हरे पत्तों को द्वार दिखाने की बात करता है। अगर हम भाव देखें तो द्वार दिखाने का मतलब लक्ष्य दिखाने की बात करता है। किनको, जो अकर्मण्य हैं, अपने कर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनका लक्ष्य दिखाने की बात करता है कवि। और इसीलिए कहता है कि अभी मेरे लिए बहुत सारा कार्य बाकी है, मुझे लोगों को जगाना है, उनके कर्मों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति, देश के प्रति उनके दायित्वों के प्रति, समाज के प्रति उनके दायित्वों के प्रति मुझे उन सबको प्रेरित करना है, जगाना है, इसीलिए अभी न होगा मेरा अंत। ऐसा कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये कविता है और इनमें से कुछ ऐसे ही प्रश्न बनेंगे कि कवि का अंत क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए नहीं होगा कि कवि अभी बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को जगाना चाहता है। कवि तंद्रालस लालसा कहाँ से खींचने की बात करता है, तो पुष्प पुष्प से खींचने की बात करता है। कवि कैसी मनोहर कैसी हाँ, अगर इस तरह का प्रश्न बन जाए कि कवि के अनुसार उषा कैसी होती है या कैसी उषा में लोगों को जगाने की बात करता है कवि, तो मनोहारी उषा जो मनोहर होती है। कवि के वन में कैसा वसंत आया है, तो मृदुल वसंत आया है। तो ये इस तरह के प्रश्न बनेंगे और उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि जानते हैं, कविता का नाम ध्वनि है और इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आइए हम आप
जो है दूसरी कविता, इसके बाद जो अगला लेसन है लाख की चूड़ियाँ, उसका रिवीजन करते हैं। तो बच्चों ये जो लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ है, इसके लेखक हैं कामतानाथ जी, और इसमें लेखक अपने मामा के गांव जाता है और वहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता है। वो लाख की गोलियाँ बनाता है। तो लेखक जब भी जाता है तो उस बदलू के यहाँ ज़रूर जाता है और उससे लाख की गोलियाँ बनवाता है। यद्यपि बनाता लाख की चूड़ियाँ हैं, लेकिन लेखक को लाख की गोलियाँ बना के देता है। वैसे लोग बदलू काका कहते हैं उसको गांव के, इसीलिए लेखक भी उसको बदलू काका कहता है। वैसे लेखक को उसे कहना चाहिए बदलू मामा, लेकिन बदलू मामा इसलिए नहीं कहता क्योंकि गांव के सारे लोग या सारे बच्चे उसको बदलू काका कहते हैं, तो लेखक भी उसको बदलू काका कहता है। वो नीम के पेड़ के नीचे उसकी अपनी भट्ठी रहती है, वहीं पर लाख की चूड़ियाँ बनाता है। आप चित्र देख रहे होंगे बच्चों। और इसमें अगर आगे हम बात करें तो लेखक को बदलू क्या कहा करता था, तो बदलू काका कहते थे, हम जान चुके हैं। बदलू लेखक को क्या कहता था, लाला कहता था। एक जगह लिखा है ना यहीं पर, दूसरे पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे, तीसरी लाइन पे, चौथी लाइन पे, लाला। लेखक को बदलू लाला कहा करता था। अच्छा, जैसे ही लेखक उसके पास पहुंचता था तो लेखक को बैठने के लिए क्या देता था बदलू, मचिया देता था। मचिया आप जानते होंगे बच्चों, छोटी सी चारपाई जैसी होती है, 4 पैरों की। अच्छा, बदलू कौन था या किस जाति का था, तो बदलू मनिहार था। मनिहार जिनका कार्य होता है चूड़ी बनाना, और उनका ये पैतृक पेशा था, यानी उनके पिता दादा भी यही कार्य करते थे। अच्छा बच्चों ये बताइए, जब बदलू के समय लेन देन की कौन सी प्रणाली चल रही थी, तो उस समय वस्तु विनिमय की प्रणाली चल रही थी। कैसी चल रही थी, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय आप समझते होंगे, वस्तु के बदले वस्तु लेना, है ना। जैसे हमें बदलू से चूड़ी चाहिए तो हम बदलू को उसके बदले में अनाज देते थे, ये वस्तु विनिमय का तरीका है। आजकल क्या है कि अगर बदलू से हमें चूड़ी लेनी है तो हम बदलू को पैसे देंगे, ये तरीका होता था। तो ये इस पैराग्राफ में इतना हो गया और आगे चलते हैं। हाँ, ये अगर बात करें कि बदलू किन अवसरों पर ज़्यादा जिद पकड़ता था, तो शादी के समय पर वो ज़्यादा जिद पकड़ता था, क्योंकि ऐसे तो बड़ा सरल व्यक्ति था वो, लेकिन शादी के समय अगर वो अड़ जाता था कि मुझे इतने पैसे ही चाहिए, तो उतने पैसे लेकर रहता था। ये उसका अधिकार था और एक तरीके से लोग उसको मानते भी थे, देते भी थे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ किस बात से थी, तो सबसे ज़्यादा चिढ़ अगर थी उसे तो कांच की चूड़ियों से, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ उसे पसंद नहीं आती थी। कारण ये था कि कांच की चूड़ियों के चलते उसका धंधा चौपट हुआ जा रहा था, ये भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कांच की चूड़ियाँ उस समय लोग कहाँ पहनते थे, तो कांच की चूड़ियाँ उस समय लोग शहरों में पहनते थे। और लाख की चूड़ियाँ शहरी औरतें क्यों नहीं पहनती, इस संदर्भ में बदलू का क्या मानना था कि शहरी औरतें अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कमज़ोर कलाइयों में मोच आ जाएगी, ऐसा उनका मानना था। अच्छा बताइए, जब भी बदलू लेखक के यहाँ बदलू के पास लेखक जाता था तो क्या खाने के लिए देता था, तो बदलू लेखक को गाय के दूध का मलाई खाने को देता था और आम देता था। जब आम की फसल होती थी तो आम खिलाता था, और वैसे गाय की दूध की मलाई लेखक को खिलाता था बदलू। अच्छा, लेखक किस सीजन में मामा के यहाँ जाता था, तो गर्मी के समय, गर्मी के मौसम में ही लेखक अपने मामा के यहाँ जाता था। फिर दोबारा लेखक गांव नहीं जा सका अपने मामा के, कम से कम 8 से 10 साल।
और इसके बाद फिर बहुत दिनों बाद गया तो कौन सी घटना हो गई जिसके चलते लेखक को बदलू की याद आ गई थी। तो एक लेखक के मामा की लड़की थी, वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी थी, तो उसके हाथ में कांच की चूड़ी घुस गई थी टूट करके। तो उसके हाथ में चूड़ी घुसी तो लेखक को याद आया कि अरे कांच की चूड़ी हाथ में लग गई, कहीं लाख की चूड़ी होती तो नहीं लगती। और जैसे ही लाख की चूड़ी की बात उसके मन में आई, उसे बदलू काका की याद आ गई और वो बदलू काका के यहाँ मिलने चला गया। और बदलू काका वहीं चबूतरे पर बैठे थे। पहले तो बदलू काका समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही बदलू काका ने समझा कि यार ये तो वही लला है, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको बैठाया। उसके बाद लेखक ने देखा कि बदलू बहुत कुछ बदल गया है, उसका मन बदल गया, उसका शरीर बदल गया, उसका रहन सहन बदल गया, पहले जैसी स्थिति नहीं रही। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर लेखक उनसे पूछता है। अब पता चलता है कि अब लाख की चूड़ियाँ कोई खरीदता ही नहीं, कोई पहनता ही नहीं, उसकी जगह लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तभी एक जगह यहाँ पे प्रश्न आया है कि आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और कांच की चूड़ियाँ भी मशीन से बनाई जाती हैं, लाख से अब ये कहाँ संभव। इन बातों के द्वारा ही बदलू काका ने अपने मन की व्यथा प्रकट की थी। लेकिन लेखक ने मन रखने के लिए कहा था कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। तो ये कहते कहते उनको खांसी आ गई थी बदलू काका को। जब लेखक ने बात कही तो लेखक भांप गए कि कहीं बदलू काका को दमा की बीमारी तो नहीं है। लेकिन बदलू काका बड़ी बुद्धिमानी से बोल गए कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, मुझे दमा नहीं है, बस अवस्था के साथ साथ शरीर ढल गया है, इसीलिए मुझे खांसी आ रही है। और कैसी खांसी बता रहे थे? फसली खांसी। फसली खांसी का मतलब एक सीजन होता है विशेषकर खांसी का, उसी में आने लगती है, थोड़ी बहुत बीमारी हो जाती है। अच्छा, एक जगह लेखक ने कहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। तो क्या मशीनों ने लोगों के हाथ काट दिए थे? नहीं, यहाँ पर मतलब ये था कि मशीन ने लोगों को बेरोजगार कर दिया था। मशीन ने लोगों को बेरोजगार कर दिया था। भाई मशीन आ गई तो बदलू काका के हाथ की बनी चूड़ियाँ कोई पहनने नहीं लगा, सब मशीन की बनी चूड़ियाँ पहनने लगे। इसीलिए बदलू काका के हाथ होते हुए भी वो बिना हाथ के हो गए, यानी अब अपने हाथ से चूड़ियाँ बनाएंगे तो कोई पहनेगा नहीं उनको। इसीलिए लेखक ने कहा कि मशीन ने लोगों के हाथ काट दिए, अर्थात लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, लेखक ने बदलू से क्या खाने की बात कही थी? तो उत्तर है आम खाने की बात की थी। तो क्या लेखक को आम खिलाए गए? बिल्कुल। कैसे खिलाए गए देखते हैं। बदलू ने क्या कहा आगे, यह आम की फसल तो है, और उन्होंने अपनी बेटी रज्जो को, जो कि उनकी बेटी का नाम था, रज्जो को बुलाया और कहा एक डलिया आम ले आओ, और आम भी कैसे लाना, सिंदूरी वाले देना। तो लेखक को वो आम ले आई, 4-5 आम अंजलि में भर करके लेखक की ओर दे दिया। लेखक ने आम तो लिया, लेकिन उसी समय उसकी नज़र कहाँ पड़ी? कलाई पर, किसी कलाई पर? रज्जो की कलाई पर, जो कि बदलू की पुत्री थी। तो उसकी कलाई में क्या खास बात थी? उसकी कलाई में लाख की चूड़ियाँ थीं। यानी लेखक को मामा के गांव आने के बाद पहली बार किसी के हाथ में लाख की चूड़ियाँ नजर आई थीं। तो बदलू काका इस बात को भांप गए और उन्होंने कहा, लला, ये मेरी बनाई हुई अंतिम जोड़ी है चूड़ियों की, और यह अंतिम जोड़ा मैं किसी को नहीं दिया, मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर मुझसे मांगे गए थे। किसकी बेटी के विवाह पर? जमींदार, जो वहाँ के एक जमींदार थे, उन्होंने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा मांगा था। बदलू से बहुत सारे पैसे देने की बात की थी, लेकिन बदलू ने
कहा कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, उन्होंने कहा पैसे मुझे नहीं चाहिए, अब ये चूड़ी मेरी लड़की ही पहनेगी, मैं चूड़ी किसी को नहीं दूंगा। इसीलिए लेखक ने कहा कि बदलू काका ने हार करके भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि जो आसानी से टूट जाता। तो इस प्रकार से कामतानाथ जी ने ये पाठ लिखा हमें, लाख की चूड़ियाँ, और इस पाठ से जो संदर्भित प्रश्न हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप इस पाठ को और ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से इसके उत्तर आपसे बन जाएंगे। शेष रिवीजन हम अगले वीडियो में करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद।